मुंबई शहर में 8 साल की कनु अपनी माँ वैशाली और पिता सुधीर के साथ रहती थी। सुधीर मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, जबकि वैशाली हाउसवाइफ थी। शुरू से ही शहर में रहने के कारण वो तीनों जंक फूड को बहुत पसंद करते थे और संडे के दिन नाश्ते की शुरुआत ही उनके नूडल्स से होती थी। एक बार सुधीर को कंपनी की तरफ से कुछ दिनों के काम के लिए जयपुर जाना पड़ जाता है। जैसे ये बात वैशाली की बुआ को पता चलती है तो वो कहती है, हे राम, फिर तो तू इतने बड़े शहर में छोटी बच्ची के साथ अकेले कैसे रहेगी। मैं एक काम करती हूँ, कुछ रोज वहीं तेरे साथ रहने आ जाती हूँ। जैसे ही दामाद जी आ जाएंगे तब मैं भी सुकून से वापस गांव लौट आऊंगी। नहीं नहीं बुआ जी, आप परेशान मत होइए, हम अपना अच्छे से ध्यान रखेंगे। तभी सुधीर फोन छीन कर कहता है, बुआ जी प्रणाम, आप कुछ दिन यहाँ आकर रह सकती हैं। अगर आप इनके साथ रहेंगी तो मैं भी बेफिक्र होकर जयपुर जा सकता हूँ। मैं आपकी ट्रेन की टिकट करवा देता हूँ। वैशाली और कनु आपको लेने स्टेशन पहुंच जाएंगी। इतना कहकर सुधीर फोन काट देता है। क्या जरूरत थी उनको यहाँ बुलाने की। अच्छा है ना, तुम दोनों को कंपनी मिल जाएगी और मैं भी बेफिक्र होकर काम पर जा पाऊंगा। मम्मी, आपकी बुआ आ रही है तो आपको तो खुश होना चाहिए। आप ये बात सुनकर इतना सैड क्यों हो गई? बेटा, तुम जानती नहीं हो उन्हें। अभी जो तुम ये नूडल्स खा रही हो ना, ये भी बंद करवा देंगी तुम्हारे। आज जितना मर्जी खाने हैं खा लो। उनके सामने तो भूलकर भी इन सब चीजों का जिक्र भी मत करना। उन्हें ये सब जंक फूड एंड फास्ट फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे तो याद भी नहीं माँ कि आखिर बुआ नानी दिखती कैसी हैं। मैं तो बहुत छोटी रही होंगी ना जब उनसे आखिरी बार मुलाकात हुई होगी। हाँ बेटा, तू 3 साल की थी जब तू उनसे मिली थी। प्यार तो वो हम सबसे बहुत करती हैं, लेकिन वो खाने को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। उन्हें ये सब फास्ट फूड, बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। ना तो वो खुद खाती हैं और ना ही औरों को खाने देती हैं। जब तुम उनसे मिलोगी तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा। अगले दिन सुधीर जयपुर के लिए निकल जाता है तो वहीं वैशाली और कनु बुआ जी को लेने स्टेशन पहुंच जाती हैं। लगता है बुआ जी को आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। मम्मी, मुझे भूख लगी है। वो देखो सामने कोल्ड ड्रिंक एंड चिप्स की दुकान है। ऐसा करती हूँ, तब तक मैं इन्हें ले आती हूँ। लेकिन तभी पीछे से किसी बुजुर्ग महिला की आवाज आती है। क्यों बेटा, ये बाहर का खाना क्यों खाना है? थोड़ी देर सब्र कर, मैं तुझे घर चलकर देसी घी का हलवा बनाकर खिलाती हूँ। बुआ जी लो, आ गई बुआ जी। मम्मी ठीक ही कह रही थी, बुआ जी तो जंक फूड को हाथ भी नहीं लगाने दे रही। प्रणाम बुआ जी। जीती रहो, जीती रहो। चलिए बुआ जी, अब घर चलते हैं। बाहर ऑटो वाला हमारे वेट कर रहा होगा। अरे ऑटो में क्यों, पैदल चलेंगे। इसी बहाने मुंबई दर्शन भी हो जाएंगे और हम सब की वो क्या कहते हैं उसे क्या कहते हैं उसे, हाँ, वॉकिंग शॉकिंग भी। वैशाली और कनु हाफते हाफते घर पहुंचते हैं, जबकि बुआ बिल्कुल भी नहीं थकी हुई होती। तुम लोग तो इतना सा चलकर ही कितना थक गए। रुको, मैं अभी तुम दोनों के लिए पानी लेकर आती हूँ। बुआ जैसे ही किचन में जाती हैं तो उनकी नजर वहां रखे नमकीन, बिस्किट्स, नूडल्स के पैकेट पर जाती है और किचन में रखे उन सामानों पर छोटे छोटे कॉकरोच, मक्खियां देखकर तो वो हैरान ही रह जाती हैं। हे राम, ओहो हो, तो यही कारण है इन लोगों की कमजोरी का। ये लो पानी पियो। अब समझ आया तुम लोगों की कमजोरी के कारण। ये बाहर की चीजें खा खा कर ये तो मुझे घर कम और दिल्ली का चिड़ियाघर ज्यादा लग रहा है, जहां दुनिया भर के कॉकरोच, मक्खियां और छिपकलियां घूम रही हैं। अरे गांव में तो तुम्हें एक मक्खी मच्छर तक नहीं मिलेगा। अब इस घर की साफ सफाई और तुम सबकी सेहत का ध्यान मैं खुद रखूंगी। इसीलिए तो कहते हैं कि घर में बड़े बुजुर्ग का होना बहुत जरूरी है। बुआ दिन भर सबके खाने पर नजर रखती। घर में फास्ट फूड तो बिल्कुल आने ही नहीं देती, जिससे वो दोनों परेशान हो जाते हैं। क्या बुआ जी, जब देखो तब ये साग सब्जी खिलाती रहती हो। मैं नहीं खाऊंगी, मुझे अब कुछ टेस्टी खाना है। हाँ बुआ जी, थोड़ा बहुत तो बाहर का खाना खाने में कोई हर्ज नहीं है। खाना तो यही मिलेगा, हरी भरी सब्जियां और कम मसालेदार। खाना है तो खाओ, नहीं तो भूखे ही रहो। लेकिन तुम लोगों को ये बेकार का मैदा खाने नहीं दूंगी। बुआ जी के सादे और बेस्वाद खाने से परेशान कनु और वैशाली बाहर के तीखे और स्वादिष्ट फास्ट फूड को खाने के लिए तरस गए थे। एक दिन कनु जब स्कूल से घर आ रही होती है तो उसकी नजर एक ठेले पर जाती है, जिस पर चाइनीज पानीपुरी वाला लिखा हुआ होता है। उस ठेले को देख कनु के मुंह में पानी आ जाता है। ये तो कोई नया पानीपुरी वाला लगता है। चलो, अपने मोहल्ले में कोई तो नया पानीपुरी वाला आया, जरा चक्कर देखती हूँ। भैया, पानीपुरी कैसे दी? आओ माओ चाओ, कौन सा वाला फ्लेवर खाएंगे? फ्लेवर?
और वो भी पानी पूरी में। काला पानी मतलब काला खट्टा, लाल पानी मतलब लाल मीठा फ्लेवर, और ऑरेंज पानी मतलब खट्टा और मीठा मिक्स फ्लेवर, और ये डार्क ब्राउन मतलब फेमस चाइनीज फ्लेवर। आपको कौन सा दूं? ऐसा करो, एक एक पानी पूरी सभी फ्लेवर में चखा दो। चाइनीज पानी पूरी वाला कनू को सारे फ्लेवर टेस्ट करवाता है। कनू को पानी पूरी इतनी पसंद आती है कि वो चटकारे मार मार कर स्वाद ले लेकर सारे फ्लेवर में पानी पूरी खाती है। पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। अब बस करती हूँ, घर जाकर बुआ जी की उबली हुई दाल भात भी तो खानी है। अगर नहीं खाया तो उन्हें मुझ पर शक हो जाएगा। अच्छा बताओ तो चीनी भाई, कितने पैसे हुए? बो! लेकिन मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही। अरे इसका मतलब कि ये फ्री है। आज मेरा पहला दिन है, इसीलिए आज के दिन ये सबके लिए फ्री है। अरे वाह, मेरे तो वारे न्यारे हो गए। कनू भागकर घर जाती है जहां उसकी बुआ ने उसके लिए उबली हुई दाल और भात बना रखा होता है, जिसे वो जल्दी जल्दी खाने लगती है। अरे आज कनू, तुम्हें क्या हो गया है? रोज तो तुम इस उबली हुई दाल के लिए मुंह सड़ाती हो। सीखो वैशाली तुम अपनी इस बेटी से। देखा मेरे हाथों के उबले दाल भात इसे कितने पसंद आ रहे हैं। 2 दिन में ही उबली दाल खाना सीख गई, और एक तू है जो इतनी बड़ी होकर अभी तक नखरे करती है। तभी वहां सुधीर अपनी ट्रिप से वापस आ जाता है और बुआ के पैर छूता है। मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। खाने में क्या बनाया है? ये ले बेटा, उबली हुई दाल और भात खा। अच्छा अब मैं चली आराम करने, तुम सब अपना खाना खत्म करके ही उठना। ये उबली दाल, तुम दोनों ये सब कैसे खा रहे हो? मुझसे तो नहीं खाई जाएगी। मैं अभी अपने लिए बाहर से कुछ ऑर्डर करता हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो सुधीर? अगर बुआ को पता चला कि हम फास्ट फूड खा रहे हैं तो वो हंगामा कर देगी। तुम तो जानते ही हो उन्हें। कनू, तुझे कैसे ये उबली दाल भात पसंद आ रहा है? पहले तो तू बड़ा मुंह बनाकर खाती थी, फिर आज ऐसा क्या हो गया? इसके बाद कनू उनको सारी बात बताती है। सच कहूं मम्मी पापा, तो इतने स्वादिष्ट पानी पूरी मैंने आज तक नहीं खाई। अगर आप भी खाओगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। पर ये चाइनीज पानीपुरी वाला अपना ठेला लगाता कहाँ है? यहीं अपने मोहल्ले का जो नुक्कड़ है ना, वहीं। चलो न जी, कई दिन हो गया कुछ तीखा और कुछ अच्छा खाए हुए। बुआ जी को सोता देख वो तीनों पानीपुरी वाले के पास पहुंच जाते हैं। बड़ी तारीफें कर रही थी हमारी बेटी तुम्हारी, जरा हमें भी तो चखाओ। सर जी कौन सा फ्लेवर खाएंगे आप? मुझे काला खट्टा। और मुझे वो ऑरेंज, मतलब खट्टा मीठा मिक्स फ्लेवर। वो जैसे ही उसका स्वाद चखते हैं तो खुश हो जाते हैं। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है। अब तो मैं हमेशा पानीपुरी खाने यही आऊंगी। क्या स्वाद है, अमेजिंग। जी मैडम, और सस्ती भी। 10 रुपए में 5 पानीपुरी। मुझे तो 2 प्लेट और लगा दो। मैं तो 2 प्लेट और खाऊंगा भाई। वो तीनों उस पानीपुरी वाले के दीवाने हो जाते हैं। वो सभी अपने दोस्तों को जाकर उसके बारे में बताते हैं। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उसके ठेले पर लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। इसके बाद वो पानीपुरी वाला यानी कि चेंग अपनी रेडी पर बैनर लगा देता है और उस पर लिख देता है 10 रुपए में 3 स्वादिष्ट पानीपुरी। उसी शाम बुआ जी जब मंदिर गई होती हैं तो वैशाली और कनू बुआ से छुपते छुपाते वहां पहुंचते हैं। ओ गॉड, अब इसने 10 रुपए की 3 पानीपुरी कर दी। खैर स्वाद भी तो कितना है इसकी पानीपुरी में। वो दोनों पानीपुरी खाकर लौट ही रहे होते हैं कि तभी कुछ औरतें आपस में बातें कर रही होती हैं। अरे आजकल तो एक भी कॉकरोच, चूहे और छिपकलियां नहीं दिखते मेरे घर पर। ना जाने सब कहाँ चले गए। बिल्कुल सही कहा बहन, कुछ दिन से मुझे भी अपने घर में कुछ नहीं दिख रहा। खैर चलो, ये तो अच्छी बात है कि वो गायब हो गए। अरे क्या खाक अच्छा है, मुझे मेरी शेरी के लिए एक भी चूहा नहीं मिल रहा। बेचारी मेरी बिल्ली रोज चूहे और कॉकरोच की ताक में बैठी रहती है, लेकिन उसके हाथ ही नहीं लगता कुछ। बात तो सही है, आजकल मेरे घर पर भी ये सब नहीं दिखते। हाँ, बुआ इतनी साफ सफाई जो रखती हैं शायद इसलिए। सामने से बुआ मंदिर से घर आ रही होती है। अरे वैशाली बेटा, तूने देखा उस नुक्कड़ पर जो पानीपुरी वाला लगा है, उसके पास कितनी भीड़ है। बाप रे, लोग तो जैसे पागल हुए पड़े हैं उसकी पानीपुरी के लिए। कहीं मेरे पीछे तुम वहां तो नहीं गए थे ना? अरे नहीं नहीं बुआ जी, कैसी बातें कर रही हो, मैं तो वॉक करने गई थी। ये सब खाकर मुझे मोटा थोड़े होना है। चलो बुआ जी अब घर चलो। हाँ हाँ चलो, अब पढ़ाई भी तो करनी है। रात को बुआ खाना खाकर टहलने के लिए निकलती है तो वो देखती है कि वो चाइनीज पानीपुरी वाला चूहेदानी, चमगादड़ पकड़ने के लिए नेट, साथ में कॉकरोच और लिजर्ड रैपिड भी लाया हुआ होता है, और फिर कुछ देर बाद उनको पकड़कर वहां से चला जाता है। ये पानीपुरी वाले को आखिर इन सब कीड़े मकोड़ों को पकड़ने की क्या जरूरत पड़ गई? जरूर दाल में कुछ काला है।
अभी इसका पीछा करके पता लगाती हूँ। वो पानीपुरी वाले का पीछा करती है और देखती है कि वो सभी जानवरों को एक एक कर ओखली में कूट कर उनका कीमा बनाकर पानीपुरी का पानी तैयार कर लेता है। मैं हूँ चैंग चाइनीज पानीपुरी वाला। ये पागल लोग कॉकरोच के पानी को काला खट्टा, छिपकली के पानी को लाल पानी और चमगादड़ के पानी को खट्टा मीठा पानी समझकर चटकारे ले लेकर खाते हैं। हे भगवान, तो ये राज है इसके ठेले पर लगने वाली भीड़ का। ना जाने ये इंसान कितना गिरेगा। उधर जब बुआ घर पहुंचती है तो वैशाली, कनु और सुधीर तीनों ही पेट पकड़े हुए बैठे होते हैं। बुआ जी जल्दी से डॉक्टर को बुलाती हैं। इन तीनों को ही पेट में इन्फेक्शन हो गया है। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूं, लेकिन ध्यान रहे कि 2-4 दिन इन्हें घर का ही खाना देना। लेकिन ये सब तो घर का बना हुआ सादा खाना ही खाते हैं। इसके बाद डॉक्टर वहां से चला जाता है। बुआ जी, हमने चाइनीज पानीपुरी वाले की पानीपुरी रोज आपसे छुप छुप कर खाई है, हमें माफ कर दो। इसके बाद बुआ जी उन सब के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा बनाती है और उनकी खूब देखभाल करती है। अगले दिन रात को चेंग फिर से जानवर पकड़ने जाता है, लेकिन तभी बुआ जी शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर लेती हैं और चेंग की सच्चाई सबको बता देती हैं। फिर पुलिस बुलाकर उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं और सभी बुआ जी का शुक्रिया अदा करते हैं। हमें माफ कर दो बुआ जी, आपने तो हमारा भला ही चाहा, लेकिन हमसे ही गलती हो गई। गलती मेरी भी है जो मैंने तुम लोगों पर कुछ ज्यादा ही सख्ताई की। अगर थोड़ी ढील दे देती तो तुम्हें यूं छुप छुप कर पानीपुरी खाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर वो सभी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। अगले दिन बुआ जी अपने गांव जाने के लिए स्टेशन पहुंच जाती हैं। मोहल्ले के सभी लोग उन्हें स्टेशन पर छोड़ने आते हैं और हार पहनाकर और ढेरों गिफ्ट देकर उनका धन्यवाद करते हुए उन्हें खुशी खुशी विदा कर देते हैं। सुमन ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर वैसे वो बहुत होशियार थी। धामपुर शहर में उसकी ससुराल थी। आजकल वो अपने बेटे पारस के साथ मायके रहने आई हुई थी। पारस, इतना दौड़ा दिया, थक गई हो बेटा, अब तंग मत करो। चलो ये एक निवाला और खाओ। सुमन बिटिया, तू जितना बोलेगी खाने के लिए ये उतना ही तुझे तंग करेगा। अपना भी तो ध्यान रखना है, 7वां महीना चल रहा है, ऐसे भागा दौड़ी ठीक नहीं। क्या करूँ माँ, खाने के लिए इसके आगे पीछे ना भागूं तो ये पूरा दिन कुछ ना खाए। रुको माँ, शायद मेरा फोन बज रहा है। हेलो माँ जी, सब ठीक तो है? आप रो क्यों रही हो? क्या नितिन का एक्सीडेंट हो गया? कौन से अस्पताल में है वो? मैं पहुंच रही हूँ। सुमन के पति नितिन का रोड एक्सीडेंट हो जाता है। सुमन अस्पताल पहुंचती है। सुमन बहू, डॉक्टर ने कहा है कि नितिन के पैरों में गहरे जख्म आए हैं। डॉक्टर, कुछ तो इलाज होगा। देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इनके घुटनों के हिस्से में ज्यादा दबाव पड़ा है। माँ, मैं और मीना जरा घर जा रहे हैं। बंटी घर पर अकेला है। सुनो जी, ये तुम्हारा भाई तो अपाहिज हो गया है। अब हमारी छाती पर क्या ये सारी जिंदगी बैठकर मूंग दलेंगे? ऊपर से उसके 2 बच्चे, एक साथ में है और एक पैदा होने वाला है। अब तुम मेहनत करोगे और वो मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगे। अरे मीना, तुम देखती जाओ, इन्हें घर तो आने दो। मैंने सारा किस्सा ही खत्म कर देना है। तुम मुझे इतना बेवकूफ मत समझो। मैंने सब सोच लिया है कि मुझे करना क्या है। हाँ। सुमन और उसकी सास नितिन को घर लेकर आते हैं। अगले दिन, माँ, मुझे नहीं लगता कि अब नितिन कोई काम कर पाएगा या कभी चल पाएगा। देखो ना, मेरा भी अपना परिवार है, मेरे भी अपने बच्चे हैं, है ना। मैं कब तक इसके परिवार को भी पालता रहूंगा? सुरेश, तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ बोल। मैंने सोच लिया है, अब हम दोनों भाइयों को अलग अलग हो जाना चाहिए। हम दोनों भाइयों का कोई अपना मकान या अपनी दुकान तो है नहीं, किराए के घर में रहते हैं और किराए की ही दुकान है। मैं कब तक किराया भी भरूं और सबकी रोटी का भी इंतजाम करूं? नितिन, तू अब सुमन और अपने बच्चों के साथ दूसरे घर में रहने का इंतजाम कर ले। सुरेश, तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आती? अपने छोटे भाई की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। आज उसे जिंदगी ने अपाहिज बना दिया है तो तू उसको हर तरफ से लाचार बना रहा है। माँ जी, आप ये गनीमत समझो कि हम आपको यहाँ से नहीं निकाल रहे हैं, वरना फिर आप जानती हैं। अरे तू क्या मुझे निकालेगी? मैं ही अपने बच्चों के साथ यहाँ से चली जाऊंगी। सुरेश, तू बड़े भाई के नाम पर कलंक है। अगले दिन सुमन सबके साथ अपनी माँ के घर आ जाती है। तू चिंता मत कर, तू अब मेरे साथ यहीं रह मेरे पास। नहीं माँ, मैं तुम पर अपने परिवार का बोझ नहीं डाल सकती। तुम भैया भाभी के साथ रहती हो। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से मेरे मायके में कोई परेशानी हो। माँ, तुम यही पास में ही कोई किराए का घर दिलवा दो, मैं वहीं रह लूंगी। मेरी बच्ची, तुझे कितने दुख झेलने पड़ रहे हैं, पर भगवान पर भरोसा रख, वो सब ठीक करेंगे। सुमन 1200 रुपए महीने का एक किराए का कमरा ले लेती है। अब उसकी सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि आखिर वो अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए पैसे कहाँ से लाए। एक दिन, माँ जी,
पारस माँ के साथ वृंदावन दर्शनों के लिए चला गया है। घर कितना सूना सूना सा लग रहा है। हाँ बहू, वो होता है तो पूरा घर उसके शोर से गूंजता रहता है। माँ जी, नितिन की 2 कमीजें दर्जी को ठीक करने के लिए दी थी, मैं लेकर आती हूँ। सुमन बाजार चली जाती है। रास्ते में वो सोच में डूबी थी, क्या करूं, मुझे कमाई का कोई जरिया तो ढूंढना ही होगा। मुझे कहीं नौकरी भी तो नहीं मिलेगी। काश मैं ज्यादा पढ़ी लिखी होती। अरे, सब्जी के ठेले लगे हुए हैं। नितिन का लौकी खाने का मन था, उस सब्जी के ठेले से ले लेती हूँ। भैया ये एक लौकी देना। अभी इनके आलू तोल लूं फिर देता हूँ। ये लो माता जी, 2 किलो आलू, 40 रुपए हो गए। भैया ये तुमने तराजू के नीचे क्या लगा रखा है, दिखाना जरा। कुछ भी तो नहीं लगा रखा मैडम जी। सुमन तराजू उठाती है। वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि तराजू में चुंबक चिपकी हुई है। भैया कुछ तो शर्म करो, तुम लोगों को धोखाधड़ी से सब्जी बेच रहे हो, चुंबक लगाकर घपला कर रहे हो। ईमानदारी से काम करना नहीं आता तुम्हें? पता नहीं कब से लोगों के साथ धोखाधड़ी करके सब्जी बेच रहा है। सुमन को बोलता देखकर लोगों की भीड़ लग जाती है। तभी वहां एक आदमी आता है जिसे देखकर उस जगह पर खड़े सारे ठेले वाले उसे झुककर नमस्ते करते हैं। क्यों अरिया, क्या हुआ? यहाँ इतना शोर कैसा तेरे ठेले पर? ये सब्जी वाला लोगों को ठगता है, अपने तराजू में चुंबक लगाकर लोगों से धोखाधड़ी करके अपनी सब्जी बेचता है। तेरी इतनी हिम्मत हरिया कि तुम मेरे इलाके में सब्जी का ठेला लगाता है और धोखाधड़ी करता है। मैं चाहूँ तो अभी तुझे यहाँ से हटा सकता हूँ। माफ कर दो सज्जन सेठ, आज के बाद कोई बेईमानी नहीं करूंगा। शराफत से सब्जी बेचूंगा। मेरे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, अगर मेरा कमाई का जरिया छिन गया तो वो भूखे मर जाएंगे। हाँ, रहने दीजिए भाई साहब, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं जानती हूँ परिवार की परेशानियों का दर्द क्या होता है। बात करते करते सुमन की आंखें भर आती हैं। तभी चिंता से उसके दर्द शुरू हो जाता है। वहाँ आसपास में भीड़ लग जाती है। अरे, इन बहन जी की तबीयत खराब हो रही है, लगता है इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। सुमन की अचानक शायद चिंता और परेशानी से दर्द शुरू हो जाता है। सज्जन सेठ कुछ लोगों की मदद से सुमन को अस्पताल ले जाता है। सुमन रास्ते में ही अपने घर का पता सज्जन सेठ को बता देती है। सज्जन सेठ उसकी सास को अस्पताल बुला लेता है। सुमन को एक बेटी पैदा होती है। वही सज्जन सेठ को पता चलता है कि सुमन का पति नितिन अपाहिज है और वो बहुत ही दुखों से गुजर रही है। सज्जन सेठ, आज आपने बड़े भाई की तरह मेरी मदद की है, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है बहन, तुम मेरी अपनी बहन जैसी हो। सुमन घर आ जाती है। कुछ दिनों बाद सज्जन सेठ उसके घर आता है। सुमन बहन, तुम मुझे काम के लिए बोल रही थी? मेरे पास सब्जी की बहुत सी दुकानें हैं, पर संभालने वाला कोई नहीं। मैं चाहता हूं मेरी मंडी में जितनी भी सब्जी की दुकानें हैं उनका हिसाब और देखरेख अब से तुम रखो। मैं जानता हूं तुम्हारी जगह ये काम और कोई ईमानदारी से नहीं कर सकता। माँ जी, नितिन देखो, भगवान ने सज्जन सेठ के रूप में एक भाई देकर हमारी कितनी मदद कर दी। सुमन की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो अब कड़ी मेहनत से मंडी में जाकर सब्जियों का सारा हिसाब रखती। एक एक दुकानदार से जाकर पूछती और देखती कि सब कुछ ठीक से चल रहा है या नहीं। सज्जन सेठ भी सुमन की मेहनत को गौर करता था। सुमन के आ जाने से सज्जन सेठ का भी काम बहुत आसान हो गया था। अब सब कुछ ईमानदारी से चल रहा था। अब कोई भी सब्जी बेचने वाला दुकानदारी में घोटाला नहीं करता था। बहू, तुम बहुत मेहनती हो, तुम्हारी जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई। अब तो नितिन भी थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है। देखना, तुम्हारा प्रेम और भगवान के आशीर्वाद से वो भी जल्दी चलने लगेगा। सुमन को सज्जन सिंह के रूप में देवता समान भाई मिल गया था। उस दिन के बाद सुमन सब्जी मंडी का सारा काम संभालने लगी। धीरे धीरे अपनी ईमानदारी और मेहनत के बल पर सुमन एक सब्जी वाली बहू बनकर